Hello students, how are you? Welcome to the online classes by CR International School Tyag. Myself Sumit Thakkar. Our previous article was सॉलिड स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसके सरफेस और उसकी इनसाइड और आउटसाइड हमने कैलकुलेट किया था। आज जो हम आर्टिकल करने वाले हैं बेटा, आज का आर्टिकल हमारा थिन इनफाइनाइट शीट का है। हम थिन इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी करूँगा कैलकुलेट करेंगे आइदर ऑन साइड। मीन्स हमारे पास सपोज करो एक थिन इनफाइनाइट शीट है, जिस शीट की लेंथ, इस एग्जांपल पे ड्राइव कर लेता हूँ बेटा। हम लोगों ने बनाया एक शीट, ठीक है। ये शीट ऐसी है, इसकी लेंथ जो है उसकी लेंथ भी इनफाइनाइट तक है, उसकी ब्रेड्थ भी इनफाइनाइट तक है, ठीक है। और इस शीट को हमने चार्ज दिया पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज दिया, जो कि थिन शीट है और इसकी इनफाइनाइट लेंथ और ब्रेड्थ है। तो इसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो उसके सरफेस पर होगा, और हम इसको बोल सकते हैं सिग्मा। सिग्मा हमारे पास क्या चीज है? सिग्मा हमारे पास है दी सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? वो होता है हमारे पास बेटा सिग्मा इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया, वो हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है। आपको ये सरफेस चार्ज डेंसिटी दी हुई है, ठीक है। आपके पास एक थिन इनफाइनाइट शीट है, फॉर एग्जांपल दिस इज योर शीट, ठीक है। आपने इस शीट को चार्ज दिया, तो इस शीट के पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस साइड भी जाएंगी, और इस शीट पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस साइड भी जाएंगी। तो आपको किसी भी एक पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, किसकी हेल्प से? गॉस थ्योरम की हेल्प से, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं बेटा, हमारे को इस पॉइंट P पर, इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन है, गॉस थ्योरम हम अप्लाई करनी है, तो हमें सबसे पहले गॉसियन सरफेस कंसीडर करना पड़ेगा। और हमारे जो लास्ट लेक्चर है उसमें मैंने आपको बताया था कि जब इस पॉइंट पर आपको गॉसियन सरफेस जो कंसीडर करना पड़ेगा, इसके अराउंड वो होगा आपका सिलेंड्रिकल शेप का। तो ये हमारा कुछ गॉसियन सरफेस हो गया, जो किस शेप का है बेटा? सिलेंड्रिकल शेप का है। और जो P पॉइंट है वो इंक्लूडेड है उसके एंड सरफेस पर, ठीक है। ऐसे ये गॉसियन सरफेस इस शीट से बाहर की तरफ आ रहा है, ये सरफेस आ गया होना इसके तरफ बाहर की तरफ, और ये हमारा पॉइंट P हो गया। देखो, आप चाहे इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लो, चाहे इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल, दोनों शीट से सेम डिस्टेंस पर है, और वो सिलेंड्रिकल सरफेस जो आपने लिया है वो शीट से पास होता हुआ है, शीट के इनसाइड से, बीच में से शीट के पास होता हुआ एक इमेजिनरी सिलेंड्रिकल सरफेस है, जिसको हम बोल रहे हैं कौन सा सरफेस है बेटा? जो हमारा गॉसियन सरफेस है, ठीक है। तो जो हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है उसकी शेप है बेटा सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है। तो अब देखो, जैसे हम क्या अप्लाई करने वाले इस पर। सबसे पहले मैंने गॉसियन सरफेस लिया, जिसकी शेप है किस शेप की? सिलेंड्रिकल शेप का है। और इस गॉसियन सरफेस का ये जो एंड वाला पोर्शन है, इसका एरिया हमने ले लिया, इसका A, स्मॉल एरिया A है, ठीक है। इस वाले पार्ट का भी एरिया कितना होगा? A। और जो इसका कर्व्ड पार्ट है, ठीक है, उसके थ्रू भी हमें फ्लक्स निकालना है, और हमें इसके एंड पॉइंट के थ्रू भी फ्लक्स निकालना है, क्योंकि टोटल फ्लक्स पासिंग आउट थ्रू एनी ग्रॉस सरफेस इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब छोटी सी बात सुनो बेटा, जो ये गॉसियन सरफेस है वो शीट के आर पार हो रहा है, तो शीट के इनसाइड जो भी ये गॉसियन सरफेस है, मतलब जितना ये गॉसियन सरफेस शीट से पार हो रहा है, इस एरिया के अंदर चार्ज की वैल्यू जो होगी वो होगी हमारे पास dq।
डी क्यू क्या चीज है हमारे पास, चार्ज जो हमारा इस सिलेंड्रिकल सरफेस के इनसाइड है। देखो पूरी जो शीट के ऊपर चार्ज है वो तो क्या है, क्या हमारे पास कैपिटल क्यू, और डी क्यू क्या चीज, चार्ज है बेटा हमारे पास। डी क्यू हमारे पास चार्ज है जो कि इस गॉसियन सरफेस के इनसाइड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और जो सरफेस एरिया इसको ए ना मानकर इसको भी हम क्या मान लेते हैं बेटा, डी ए मान लेते हैं। डी ए हमारे पास क्या है, स्मॉल एरिया, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें इस पॉइंट ए पर, जो एरिया वेक्टर है वो बाहर की तरफ होगा, ठीक है। डी ए हमारा एरिया वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन कहाँ की तरफ है, बाहर की तरफ। और इसी पॉइंट ए पर, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है। तो ये डायरेक्शन हमारी किसकी होगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो एंड सरफेस पर एरिया वेक्टर के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना डिग्री है, 0। और जैसे ही हम बात करें कर्व सरफेस की, कर्व सरफेस हमारे पास बेटा, और यहां पर अगर आप एक स्मॉल एरिया वेक्टर लेते हो तो उसकी डायरेक्शन आती है परपेंडिकुलर, जो आती है आपके पास ds, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आती है स्ट्रेट, क्योंकि आपके पास पॉजिटिव शीट है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड ही होगी। और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसके बीच में और हमारा जो एरिया वेक्टर है उसके बीच में एंगल कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर हम कंसीडर करें गॉस थ्योरम, अगर इस पर हम गॉस थ्योरम अप्लाई करें, गॉस थ्योरम क्या बोलती है, फ्लक्स पासिंग आउट थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डॉट ds इज इक्वल्स टू कितना होता है बेटा, इज इक्वल्स टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमें गॉस थ्योरम के बारे में पता है, पढ़ चुके हैं हम पहले। जो हमारा ये फ्लक्स है बच्चे, ये फ्लक्स दो सरफेस के थ्रू है, मतलब कुछ पार्ट फ्लक्स का एंड पार्ट से निकलेगा और कुछ पार्ट उसके किससे निकलेगा, कर्व्ड पार्ट से निकलेगा। मतलब फ्लक्स जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है, एक फ्लक्स थ्रू द एंड पार्ट और एक फ्लक्स थ्रू व्हाट, थ्रू द कर्व्ड पार्ट। तो हमें दोनों एंड पार्ट से भी फ्लक्स निकालना है और हमें कर्व्ड पार्ट से भी फ्लक्स निकालना है, और दोनों फ्लक्स को कैलकुलेट करने के बाद हम क्या करेंगे, टोटल फ्लक्स की वैल्यू किसके बराबर नोट कर देंगे, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर। और क्यू जो है वो इस गॉसियन सरफेस के अंदर डी क्यू है, और एस जो हमारे पास स्मॉल एरिया वेक्टर है वो अप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फ्लक्स निकालेंगे थ्रू द कर्व्ड पार्ट, और फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ई डॉट ds, और इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ई डॉट ds इंटू कॉस ऑफ थीटा। देखो अगर आप कर्व्ड पार्ट से निकाल रहे हो तो ई के बीच में और ds के बीच में जो एंगल है हमारा वो कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, यहां से प्लस आ जाएगा हमारे पास क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट ds इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ये कर्व्ड पार्ट से कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा, और कर्व्ड पार्ट से फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, ठीक है। सेम हम आप क्या निकालने वाले हैं, हम फ्लक्स निकालने वाले हैं एंड पार्ट से। देखो एंड पार्ट से हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन ई डॉट ds इंटू कोस ऑफ 0 डिग्री। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1। तो यह आ जाएगा इंटीग्रेशन ई डॉट ds, क्योंकि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो ई डॉट ds। और जैसा कि आप लोगों को पता है जो आपने एंड सरफेस लिया है उसका एरिया वेक्टर dA है, तो यहां ds की जगह मैं क्या यूज करूंगा, dA यूज करने वाला हूं, ठीक है। और दूसरी बात, क्योंकि ये सरफेस एरिया लिमिटेड है, हमें इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, तो हम यहां से इसका इंटीग्रेशन पोर्शन भी हम हटा देंगे। तो हमारे पास फ्लक्स जो आ गया वो एंड सरफेस से कितना आ गया, ई डॉट dA। क्लियर है। अब हमारे पास दो एंड सरफेस हैं, एक एंड सरफेस हमारे पास यहां है और एक एंड सरफेस हमारे पास यहां है। जिस एंड सरफेस, एक एंड सरफेस से फ्लक्स कितना है, ई डॉट dA, और दोनों एंड सरफेस से फ्लक्स कितना हो जाएगा बेटा,
2E.dA। दोनों फ्लक्स कितना हो जाएगा 2E.dA। समझ आया नहीं है? ठीक है। इन सब का यूज करने के बाद अब हम इस पर अप्लाई करेंगे गॉस थ्योरम। मींस मेरे को फ्लक्स मिल गया, एंड सरफेस से फ्लक्स मिल गया, और फ्लक्स कहां से मिल गया मुझे, कर्व सरफेस से। मींस टोटल फ्लक्स की जो वैल्यू आई है उस फ्लक्स को हम यूज करेंगे। टोटल फ्लक्स की वैल्यू जो आई है कितनी आई है बेटा, फ्लक्स थ्रू द एंड सरफेस प्लस फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या हमारे पास चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर, जो कि कितना है डी क्यू। तो डी क्यू डिवाइड बाय क्या हो गया बेटा, एप्सिलॉन नॉट। देखो एंड सरफेस से फ्लक्स कितना आया था 2E.dA, और कर्व सरफेस से फ्लक्स कितना आया था 0। किसके बराबर आ जाएगा, डी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना आ जाएगा, डी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से हम सोल्व करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारे पास डी क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी ए। देखो डी क्यू हमारे पास चार्ज है और डी है हमारे पास क्या है, एरिया। तो चार्ज अपॉन जो एरिया होता है वो होता है हमारे पास सिग्मा। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहां हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आएगी बेटा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई ड्यू टू थिन इनफाइनाइट शीट। कैसे आ गई बेटा, थिन इनफाइनाइट शीट मतलब आपके पास कोई भी थिन इनफाइनाइट शीट है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कितनी होगी वैल्यू बेटा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, उसकी वैल्यू आ गई सिग्मा अपॉन व्हाट 2 एप्सिलॉन नॉट। यस और नो? किसकी वजह से आई है बेटा, ये आई हमारे पास थिन शीट की वजह से। ठीक है। अब देखो एग्जाम में इसका डेरिवेशन भी आ सकता है या फिर आपको मिल सकता है कॉम्बिनेशन ऑफ शीट्स के बारे में। कॉम्बिनेशन ऑफ शीट्स क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ शीट्स में आप इसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यूज करोगे। कॉम्बिनेशन ऑफ शीट्स क्या होती है, उस शीट के अंदर, कॉम्बिनेशन ऑफ शीट्स के अंदर आपको 2 शीट्स मिलेंगी, दोनों शीट्स पर। ठीक है, मैं अलग अलग कंडीशन बना देता हूँ। 3 केस बनते हैं, तीनों केस में से एक केस में स्टडी करूंगा, बाकी दोनों केस सिमिलर हैं। आप अपना माइंड यूज करेंगे और दोनों केस को आप स्टडी कर सकते हो बहुत ही इजी वे में। ठीक है, तो 3 शीट कॉम्बिनेशन ऑफ शीट्स के अंदर क्या होगा, आपके पास 2 शीट्स होंगी बेटा। 2 के अलावा 3 भी हो सकती है, पर जनरलाइज क्या है, 2 ही शीट के अंदर आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं। मान लो आपके पास 2 शीट है और दोनों शीट पर पॉजिटिव चार्ज है। इसका जो सिग्मा है वो सिग्मा 1 है। सिग्मा 1 क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इस शीट का सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितना है, सिग्मा 2। क्लियर है? अब आपके पास देखो 3 रीजन बन गए बेटा। एक रीजन ये, एक रीजन ये इन दोनों के बीच का कॉमन वाला, और एक रीजन ये। आपसे एग्जाम में पूछेगा इन तीनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। केस नंबर सेकंड केस में आपके पास ये एक तो ले लेगा कैसी, पॉजिटिव शीट, पॉजिटिव चार्ज शीट ले लेगा, इसको बोलेगा सिग्मा 1, इसके बाद पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी है। और एक ले लेगा आपके पास ये शीट कैसी, नेगेटिव ले लेगा, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, सिग्मा 2 माइनस। इसमें भी कितने रीजन बने, 3, 1, 2 एंड 3। इन तीनों रीजन में आपको क्या निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैं सिर्फ एक रीजन में आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, एक ही केस के अंदर। केस नंबर 1 इसमें कैलकुलेट करूंगा, बाकी केस नंबर 2 और जो केस नंबर 3 है उस पे आप खुद ब खुद कैलकुलेट कर सकते हो बहुत ही इजी तरीके से। केस नंबर 3 में क्या होगा, आपके पास 2 क्या होंगी, शीट होंगी, और दोनों पर नेगेटिव चार्ज होगा, दोनों पर नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी माइनस की। नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी, सेम रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3। और रीजन 1, 2, 3
तीनों में आपको कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या कैलकुलेट करनी है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सबसे पहले हम रीजन 1 के अंदर, रीजन 2 के अंदर, रीजन 3 के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे और केस नंबर 1 को लेके चल रहे हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 1 के अंदर एक हमारे पास ये शीट है, ठीक है। एग्जाम में आपसे 1, 2, 3 कोई सा भी केस पूछ सकता है, पर आपको एक केस को ढंग से स्टडी करना है, बाकी दोनों केस जो है वो इजीली स्टडी हो जाएंगे। देखो, शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां पर ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सिग्मा क्या है? चार्ज डेंसिटी। और 2 एप्सिलॉन नॉट क्या है बेटा? उसकी परमिटिविटी। 2 एक हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। यहां पर एक शीट ले ली जिसकी सिग्मा 1 हमारे पास क्या है? चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव की। इस शीट पर हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास सिग्मा 2 क्या है? सिग्मा 2 है सेकेंड शीट की चार्ज डेंसिटी। उस सेकेंड शीट पर भी हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है। अब सिग्मा 1 की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगी और सिग्मा 2 की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 रीजन है बेटा, रीजन 1, रीजन नंबर 2 और रीजन नंबर 3। सबसे पहले हम बात करेंगे रीजन नंबर 1 की। रीजन नंबर 1, रीजन फर्स्ट। इस फर्स्ट रीजन में क्या है? देखो, पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी अवे। इसको बोल दिया हमने E1। यस और नो? नेगेटिव, सॉरी, दूसरा भी कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। इसकी वजह से भी फर्स्ट रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगी वो भी क्या होगी? अवे, E2, है ना। और दोनों की दोनों हमारे ओरिजिन, जिसको भी हम ओरिजिन बोल सकते हैं, उसके लेफ्ट हैंड साइड पर है। तो दोनों की इंटेंसिटी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, उसको हम नेगेटिव लेंगे क्योंकि वो ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड पर है। और ओरिजिन के अगर राइट हैंड साइड पर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसको क्या लेते हैं? पॉजिटिव। याद रखना, जो ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड पर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो नेगेटिव, और ओरिजिन के राइट हैंड साइड पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको क्या लेते हैं हम? नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, और उसको लेंगे हम नेगेटिव, ठीक है। तो रीजन फर्स्ट के अंदर हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? ये होगी हमारे पास माइनस का E1 और माइनस का E2। देखो, दोनों माइनस के क्यों लिए? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड पर, और दोनों को हमने क्या कर दिया? ऐड। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी क्या वैल्यू होगी? माइनस का सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस का सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब कॉमन क्या आ जाएगा? माइनस कॉमन आ गया एक तो, और कॉमन आ गया 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया। अंदर बच गया क्या बेटा? सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो ये हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। कौन से रीजन में? रीजन नंबर 1 में। समझ आया नहीं है? ऐसे ही रीजन नंबर 2 में निकालना है, और ऐसे ही आपको रीजन नंबर 3 में निकालना है। देखो, तो रीजन नंबर 2 में कैलकुलेट करते हैं। रीजन नंबर कौन सा बेटा? 2। रीजन नंबर 2 में ध्यान से देखो, इस पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये होगी, जिसको बोलेंगे हम E1, और इस वाले पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी? E2। तो एक की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो क्या होगी? पॉजिटिव, और एक की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? नेगेटिव। फर्स्ट वाले की वजह से जो होगी वो पॉजिटिव, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फर्स्ट वाले की वजह से पॉजिटिव E1, और सेकंड वाले की वजह से नेगेटिव E2। E1 की वैल्यू सेम, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस सेकंड वाले की, देखो सिग्मा 1 है यहाँ पर, सेकंड 1 की वजह से सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को वैल्यू सोल्व करो, 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट क्या आ गया? कॉमन आ गया। अंदर क्या बच गया? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा। तो ये हमारे पास रीजन नंबर 2, उसमें क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ऐसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन कैलकुलेट करेंगे? कौन से रीजन में बेटा? रीजन नंबर 3 में। रीजन नंबर 3।
रीजन नंबर थर्ड में ध्यान से देखो, E1 की वजह से, सिग्मा 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ही होगी, और E2 सिग्मा 2 की वजह से होगी, उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम। और दोनों की दोनों ओरिजिन के राइट हैंड साइड पर है, दोनों की दोनों ओरिजिन के कौन साइड पर है बेटा, राइट हैंड साइड पर है, और दोनों की दोनों पॉजिटिव है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ गई बेटा, वो आ जाएगी आपके पास E1 प्लस E2, क्योंकि दोनों को पॉजिटिव लिया है मैंने और दोनों ही ओरिजिन के राइट हैंड साइड पर है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1, सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बच गया सिग्मा 1 प्लस सिग्मा, क्या बच गया ब्रैकेट में, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ठीक है, ऐसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर आपको एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दिया, तो पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अवे होती है और नेगेटिव की वजह से क्या होती है, टुवर्ड्स। ऐसे ही आप हर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हो। इसके मैं आपको बता चुका हूँ 3 केस बनेंगे, और तीनों केस ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में तीनों केस में से कोई सा भी केस आपसे पूछ सकता है, क्लियर है, कोई सा भी केस पूछ सकता है। यहाँ तक जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपकी गॉस थ्योरम की कंप्लीट एप्लीकेशंस थी। फर्स्ट एप्लीकेशन मैंने आपको पढ़ाई थी थिन वायर की वजह से, सेकंड एप्लीकेशन स्फेरिकल सेल की वजह से, थर्ड एप्लीकेशन सॉलिड स्फीयर की वजह से, और फोर्थ एप्लीकेशन बनाई आपको थिन इनफिनाइट शीट की वजह से, और कॉम्बिनेशन ऑफ शीट्स भी आपका क्या हो गया, कंप्लीट। कॉम्बिनेशन ऑफ शीट्स में दो आपके पास एग्जाम्पल, दो आपके पास और अलग अलग शीट्स के कॉम्बिनेशन, इसको आप घर पर ट्राई कर सकते हो। ट्राई करने के बाद आप देख लेना, अगर आपसे नहीं सोल्व होते हैं तो मैं आपको अगले वीडियो में सोल्व करा दूंगा। कल एक जो लास्ट वीडियो था हमारा, उस वीडियो में भी मैंने आपको एक ग्राफ बनाने के लिए दिया था। होप सो कि आप सभी लोगों ने वो ग्राफ बनाया होगा। अगर आपने वो ग्राफ नहीं बनाया तो मैं यहाँ पर वो ग्राफ बना के दे रहा हूँ, और आप वेरीफाई कर लेना, टैली कर लेना कि आपका ग्राफ करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ग्राफ कैसा था बेटा, यहाँ पर हमारे पास y एक्सिस, ये हमारे पास x एक्सिस। x एक्सिस पर क्या था हमारे पास, डिस्टेंस, y एक्सिस पर क्या था हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सॉलिड स्फीयर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है। जैसे जैसे आपकी रेडियस r की वैल्यू बढ़ती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ जाती है, और सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम। यहाँ पर हमारे पास ये सरफेस आ गया, इसकी रेडियस कितनी होगी, कैपिटल R, और आपको याद होगा सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू थी वो थी रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और जैसे ही हम आउटसाइड जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज। कुछ इस टाइप का ग्राफ आपका बना होगा, नहीं बना तो आप एक बार टैली कर लेना, जहां आपको प्रॉब्लम पूछ सकते हो। ठीक है, साथ में हमारा चैप्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों के दोनों चैप्टर कंप्लीट होते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो है कैपेसिटेंस, जो मिनिमम 2 या 3 डेज में कंप्लीट होगा। कैपेसिटेंस के बाद हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक बिल्कुल और अधिक कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है हम कुछ न्यूमेरिकल्स जो CBSE में आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, उनको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी था। थैंक यू बेटा।